गुड मॉर्निंग। आप लोगों को कैसे हैं? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगता है दीवाल वाल को पढ़ा रहे हैं इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है। कब तक तुम लोग आओगे? खैर जो भी हो, सुरक्षित रहिए। देखते हैं ऊपर वाले की कब मर्जी है। तत्कालिक हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे फैराडे का लॉ, जिसमें दो लॉ देखे थे, एक फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकेंड लॉ। दोनों लॉ को देखने के बाद हम लोग अब चर्चा करते हैं एक बेहद छोटा सा टॉपिक है जो पीछे भी छोड़ के बैठे हुए थे, बोले थे वहाँ पर कि इसको आगे जा क्लियर करेंगे। वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE। तो वो ECE क्या है उसको जाके हम लोग आज डील करते हैं। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज देखते हैं कि सारा फार्मूला को इकट्ठा करके जिसके पश्चात जाके जो है कि हम आराम से कोई भी सवाल को तैयार कर सकते हैं। तो हेडिंग दें इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट और ECE। Since we know that W equal to ZIT कहाँ से आया? तो फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर Z इक्वल टू हो जाएगा W बाय I इंटू टी। आई बात समझ में कि W इक्वल टू ZIT देख चुके हैं, तो Z इक्वल टू W बाय I इंटू टी। देयरफॉर अब यहां पर कहता है इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, I का मान 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड। I कितना है? 1 एम्पियर है और T कितना है? 1 सेकेंड है। तो वैसे कंडीशन में therefore Z will be equal to W। क्या इसको 1 1 रखेंगे तो हमको यहां पर Z और W बचे। अब यहीं से परिभाषा हो जाएगा। सो if 1 एम्पियर electric current is passed through any electrolyte of electrolytic cell till 1 सेकेंड या for 1 सेकेंड, then deposited amount of substance at electrode of that cell
is called its electrochemical equivalent. अतः यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा किसी वैद्युत अपघटनी सेल के वैद्युत अपघट्य से होकर एक सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को उसका विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहा जाता है। ठीक है कि यहां पर हमको W इक्वल टू जेड आई टी देखे तो Z इक्वल टू डब्ल्यू बाय आई टी, I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो देयरफॉर Z विल बी इक्वल टू W। तो कहता है पर इफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एनी इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रखे हुए इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य है, कोई केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल यौगिक है, उससे होकर के यदि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, तब उतना देर समय में इलेक्ट्रोड पर जितना भी मात्रा जमा होगा वो मात्रा ही क्या कहलाएगा, उस पदार्थ का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो परिभाषा हम लोग देख लिए। नाउ Z इक्वल टू डब्ल्यू बाय आई टी, देयरफॉर यूनिट ऑफ Z विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ W बाय यूनिट ऑफ I इंटू यूनिट ऑफ T, और W का हो गया ग्राम, इसका हो गया एम्पियर और इसका हो गया सेकेंड। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ Z इक्वल टू ग्राम, एम्पियर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में यूनिट भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में
पूछा जाएगा कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पूछेगा तो हमको यूनिट के साथ उसको दिखला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन तक तो दिखला ही देना है, साथ में ये भी हमको दिखला देंगे तो कहीं को क्योंकि 2 नंबर का सवाल आता है इसलिए यहाँ तक दिखलाने में कोई कष्ट नहीं है। इसको हम लोग अदर यूनिट के रूप में और यूनिट ले सकते हैं। अगेन वी नो दैट W इक्वल टू ZQ, देयरफॉर Z इक्वल टू हो गया W बाय Q, देयरफॉर यूनिट ऑफ Z इक्वल टू हो गया यूनिट ऑफ W बाय यूनिट ऑफ Q। अब यहां पर तो ग्राम हो गया, नीचे कूलम्ब हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ग्राम कूलम्ब इनवर्स, ग्राम ESU और स्टेट कूलम्ब CGS में, तो ग्राम पर ESU अथवा ग्राम स्टेट कूलम्ब इनवर्स, ग्राम फैराड, तो यहां पर ग्राम पर फैराड। तो ये अदर यूनिट में ये सब यूनिट भी हो सकता है। तो जो जैसा यूनिट ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में जहां भी जैसा जरूरत पड़े, जो भी डाटा दिया रहेगा उस यूनिट के सहायता से हम लोग इसका यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अर्थात ZECE या विद्युत रासायनिक समतुल्यांक जो उस दिन देखे थे, तो उसका डेफिनेशन, उसका यूनिट वगैरह वगैरह। अब लोग चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फॉर्मूला भी देखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखना है। तो पहला W इक्वल टू ZIT, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। दूसरा W इक्वल टू ZQ, ये दोनों फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तीसरा E1 by E2 W1 by W2 अथवा E1 W2 इक्वल टू W1 E2। E1 by E2 Z1 by Z2। पांचवा E by Z इक्वल टू F अथवा ZF इक्वल टू E अथवा Z इक्वल टू E by F अथवा Z इक्वल टू A by NF। ये सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग देखे थे फैराडेज सेकेंड लॉ।
ठीक है। Where W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का भार। लेकिन शर्त है ये जब भी लेंगे हम लोग ग्राम में लेंगे। यूनिट यहाँ पर फिक्स है कि जब भी मात्रा लेंगे किस में लेंगे? ग्राम में। उसके बाद Q क्या है? तो चार्ज है, आवेश इन कूलम्ब। यदि फैराड में भी रहेगा तो उसको कूलम्ब में चेंज करना है, ESU में रहेगा तो भी कूलम्ब में चेंज करना है, जिस यूनिट में रहेगा उसको कूलम्ब में चेंज करना है। I हो गया इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। एम्पियर में इसका मात्रक हो गया एम्पियर, इसका मात्रक हो गया कूलम्ब। और T हो गया टाइम, इन सेकेंड। ये भी फिक्स्ड है। टाइम किसी भी यूनिट में रहे उसको हमेशा सेकंड में बदलना है, चाहे घंटा रहे, मिनट रहे, जो भी रहेगा उसको हमको सेकंड में यूज करना है। W1 हो गया वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस। E1 हो गया इक्विवेलेंट वेट, समतुल्य भार। ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, पहला पदार्थ जो लेंगे, पहला सेल जो लेंगे, जब दो सेल को सीरीज में जोड़ते हैं सेकेंड लॉ में, तब उसके लिए W1 हो गया प्रथम पदार्थ का भार, E1 हो गया प्रथम पदार्थ का समतुल्य भार या तुल्यांकी भार, Z1 हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस। प्रथम पदार्थ का जो है इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। अब इसी प्रकार से W2 हो जाएगा वेट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। E2 हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। और Z2 हो गया इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। तो इसमें हम लोग जो जो चीज है वो देख लिए, बाकी F तो हम लोग जान रहे हैं, फैराडे कांस्टेंट है, कल भी बता चुके थे, इसका मान भी बता चुके हैं, 1 फैराड या 96,500 कूलम्ब, ये बताया जा चुका है। E जानते हैं समतुल्य भार, A परमाणु भार और N वैलेंसी। A है एटॉमिक वेट, और N हो गया वैलेंसी, संयोजकता। इतना चीज हमको मालूम रहना चाहिए, तब जाके सवाल बनाने में हमको मदद मिलेगा और सवाल बनाना आसान होगा, क्योंकि कोई खास भारी सवाल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहता है इसका, फैराडे का, और बिहार बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही।
अब हम लोग चलते हैं अदर पॉइंट्स। इसी में कुछ पॉइंट है। चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 96,500 कूलम और 1 फैराड, 1 फैराड के बराबर होगा या 96,500। इसको प्रूफ भी करके दिखाते हैं। कल बोले थे प्रूफ करके दिखा देंगे, तो देखते हैं प्रूफ करके। चूंकि 1 मोल बराबर होता है 6.0, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कर दें यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स। (1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। Therefore, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात जब आती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इसमें कितना है तो 6.022 10 to the power 23 और 1 मोल इतना 1.602 into 10 to the power minus, अब यही जाकर के जो है 9.6500 into 10 to the 4 अबाउट लगभग हो जाएगा। इसको गुना करेंगे इस दोनों को तो लगभग 9.6, इधर 4 समथिंग कुछ होता है तो लगभग हम लोग 5 लेके चलते हैं यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,500 कूलम्ब अबाउट लगभग होगा। तो यहाँ जो हम लोग लिखे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम्ब या 1 फैराड होता है, तो वो जाकर के जो है कि यहाँ प्रूफ करके दिखा दिए कि कितना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जितना। अब जितना मोल इलेक्ट्रॉन रहे, 5 मोल रहे तो 5 गुना 96,500। देयरफॉर चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन तो n इंटू 96,500 या n इंटू या n फैराड, इतना लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी चार्ज रहेगा फैराड में रहेगा या जो भी रहेगा, इतना हमको मोल मालूम रहे इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद उतना गुना हम लोग यहाँ कर सकते हैं। जो आगे जाके सवाल में हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी में भी 4 सवाल है मात्र, तो वो सवाल को भी हम लोग यहाँ पर डील करके देखेंगे। तो इसमें भी इसका यूज होगा इस टॉपिक का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो फिक्स हो गया, इसलिए n मोल में कितना होगा तो n इंटू इतना हमको चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। वन ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम तुल्यांक
ऑफ एनी सब्सटेंस, जो पदार्थ जमा हो रहा है वो इक्विवेलेंट है 1 फैराड और 96,500 कूलम्ब चार्ज का। इसलिए n ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा n फैराड अथवा n गुना 96,500। Therefore, number of gram equivalent n और इतना बराबर हम लोग जानते हैं W/E, वेट इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट। सॉल्यूशन चैप्टर में देख चुके थे, पीछे पलट के देख लेना है। Therefore, तो टोटल चार्ज हो गया W/E इंटू इतना कूलम्ब। अब जो निकालना रहे, चार्ज निकालना रहे, E निकालना रहे, W निकालना रहे, तो उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है सेकंड पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर देखे कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं तो जितना पदार्थ जमा हो रहा है उसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के रूप में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट यदि जमा होगा तो वो उसके लिए कितना जरूरत पड़ेगा, 96,500 या 1 फैराड। उल्टा के कह दिया कि 5 फैराड दिया गया है आपको आवेश, तो बताइए कितना जमा होगा, तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट। 10 फैराड दिया है तो 10 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इधर से भी लिख सकते हैं, उधर से भी जैसे बनाना होगा बनाएंगे, तो वो सवाल देखेंगे तब समझ में आएगा। तत्कालिक यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो कहता है that amount of potential energy और इलेक्ट्रिकल एनर्जी which is required for transfer of per unit charge is called
पोटेंशियल डिफरेंस किसी इलेक्ट्रोलाइट में प्रति इकाई आवेश के स्थानांतरण के लिए आवश्यक विभव ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा को उसका विभवांतर कहा जाता है। तो यदि हमको यहां पर Q कूलम चार्ज है, वो इक्विवेलेंट है कितना एनर्जी, तो E जूल एनर्जी, इतना एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो देयरफॉर 1 के लिए कितना होगा, परिभाषा यही कह रहा है। तो E बाय Q जूल, परिभाषा ये कह रहा है कि प्रति इकाई आवेश के लिए जितना हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसे ही हम क्या कहेंगे, विभवांतर। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E बाय Q या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय चार्ज। इसलिए E इक्वल टू V इंटू Q और E इक्वल टू V इंटू I इंटू T। लिख लिए, समझ गए इसको कि हमको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई वैद्युत अपघट्य है, उसमें प्रति इकाई आवेश का चेंज करना है, पर यूनिट चार्ज को हमको स्थान माने ट्रांसफर करना है, यहाँ से वहां तक चेंज करना है। तो उसके लिए जितना भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, वही एनर्जी क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो वो जाकर के Q कूलम चार्ज इक्विवेलेंट हो गया E जूल एनर्जी, देयरफॉर 1 कूलम चार्ज इक्वल टू हो गया E बाय Q जूल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E बाय Q या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय चार्ज। इतना फॉर्मूला हम लोग तैयार हो गया। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, यहाँ पर सिर्फ हल्का सा सब्सिडरी रूप में, सहायक रूप में हमको यहाँ पर कुछ सहायता करेगा। तो हमको यहाँ पर इसका जरूरत पड़ेगा कभी एक आध सवाल में, किसी किसी बुक में, बाकी हमको कहीं जरूरत इसका नहीं है। खास करके आप लोग का प्रिय बुक जो NCERT है, तो वहां तो जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ V, यूनिट ऑफ E, जूल, पर कूलम्ब। यूनिट ऑफ E बाय यूनिट ऑफ I इंटू यूनिट ऑफ T।
तो जूल, एम्पियर, सेकेंड। एम्पियर, सेकेंड इनवर्स। अदर यूनिट of V equal to volt. Therefore, 1 volt equal to 1 joule by 1 coulomb. 1 Newton into 1 meter divided by 1 ampere तो ये है आज का टॉपिक। इतना दूर तक हम लोग देख लिए। अब अगले क्लास में एक क्लास और देखेंगे इसका एप्लीकेशन पर फैराडे लॉ का, अब तब हम लोग न्यूमेरिकल पर जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स सभी को।